जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनकी डिस्कशन की क्लास में आज हम लोग नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। तो इस क्लास की सीरीज के माध्यम से आपको ये समझने में फायदा मिल रहा होगा, समझने में सहायता हो रही होगी कि कैसा पेपर आता है, प्रिपरेशन आपको किस पैटर्न पे करनी है, एसएससी की डिमांड क्या है। तो उम्मीद है क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुरुआत किया था। तो यहाँ पर आपसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग आपके ऑप्शन है। अगर आयुष्मान भारत पूछते हैं तो जो आयुष्मान भारत योजना है ये आपकी एक अलग योजना है। इसके अंतर्गत में क्या आता है, 5 लाख तक का आपका निःशुल्क इलाज जो भी आपके निर्धन परिवार के व्यक्ति होंगे उनके लिए है। यहाँ पे स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा है। लास्ट ईयर आपका क्या हुआ था, इसका आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी वाराणसी से की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। क्या हुआ था, आपकी जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है, ये आती कब, आपकी 2017 में। और इस स्वास्थ्य नीति के द्वारा सरकार का प्रयास था कि वो जो आपके जो बेसिक लेवल तक आपके लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सकें, उन्हें स्वास्थ्य का लाभ दे सके। तो ऐसे केस में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की थी, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आपके टारगेट्स या सरकार द्वारा टारगेट्स डिसाइड किए गए थे, उसके अंतर्गत में बोला गया कि सरकार ने बोला कि हम लगभग कितने आपके 22 नए क्या करेंगे, एम्स की स्थापना करेंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की आपकी स्थापना करनी थी। टारगेट कितने आपके 22 नए एम्स की स्थापना की थी। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17,888 अस्पतालों की स्थापना की आपके बात थी। और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर आपके लगभग आपके 11,024 आपके अस्पतालों की स्थापना का लक्ष्य था। तो ऐसे केस में जो बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करते हुए आपका एक अवसंरचना मिशन लागू किया गया। कहाँ पर, आपके वाराणसी से, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, और ये स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं तो ये कब आती है, 2017 में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यहाँ पे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक पूछते हैं। देखो हमारे यहाँ पे क्रोमियम का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जो हम लोगों के घरों पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, तो जो स्टेनलेस स्टील होती है, इस स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आपका क्रोमियम शामिल होता है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बात करते हैं तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 24 होता है। और अगर इसकी बात करते हैं इसके परमाणु भार की, इसका परमाणु भार लगभग आपका 51 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका परमाणु भार 51 के करीब और आपका क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 24 होगा। ठीक, तो याद रखिएगा क्रोमियम का प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग, आपका स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। अगला है सराय नूर महल, भारत का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। सराय ऐसे स्थान होते थे जहां पर पहले के समय लोग जाकर क्या करते थे, निवास करते थे। सरकारों द्वारा मुख्यतः या जो भी राजा होता था उनके द्वारा इनका निर्माण कराया जाता था। और ऐसे स्थानों पर क्या होता था, लोग अपने ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन में स्टे करते थे। तो यहाँ पर सराय नूर महल, नूर महल आपका जो नूरजहां थी उनके द्वारा आपका बनवाया हुआ है। और ये कहाँ पर है, पंजाब राज्य में है। ये आपका पंजाब राज्य में जिला पड़ता है आपका कौन सा, जालंधर। पंजाब के जालंधर में आपका सराय नूर महल आपका एक स्थल है। और ये केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। संरक्षण का कार्य किसके द्वारा होता है, आपका एएसआई के द्वारा होता है। एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है, आपके 1861 में होती है। ठीक है, 1861 में होती है। और ये जो आपके एएसआई होगी, एएसआई के संस्थापक आपके कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखिएगा इनका, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व संरक्षण विभाग के संस्थापक या जनक माने जाते हैं, फादर मानते हैं आपके इसको, एएसआई का इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। पुरातत्व संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो इसके लिए जो एक्ट आता है वो एक्ट आता है कर्जन के समय पर 1904 में। ठीक है, तो ये कर्जन का समय आएगा 1904 में आएगा एक्ट। और अगर आयोग की बात करते हैं तो 1861 में होगा। और इसके संस्थापक कौन होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। अगर औरंगजेब का शासनकाल, मुगलों में से जो आपके जो राजा हुए दिल आपके मुगल सल्तनत को संभालने वाले, उनमें से अंतिम प्रमुख शासक था औरंगजेब। इसके बाद में उत्तरोत्तर मुगल का वंश चालू होता है, उत्तरोत्तर मुगल के वंश से ही मुगलों का पतन चालू हो जाता है। यहाँ पर जो औरंगजेब होंगे इनका शासनकाल रहता है 1658 से लेकर
1707। 1658 से लेकर 1707 तक क्या रहता है, औरंगजेब का कार्यकाल रहता है। और ऐसे में इसकी मृत्यु कब होती है, 1707 में होती है। अगर हमसे पूछा जाए इसको आपका जो औरंगजेब था किसका समकालीन था, तो औरंगजेब की लड़ाई जो हमारे मराठा शासक हुए शिवाजी महाराज, उनसे इनकी लड़ाई होती है, शिवाजी से लड़ाई होती है। उसके अलावा सिखों के जो अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे भी इसकी लड़ाई होती है। तो ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी और जो सिख 10वें सिख गुरु थे उनसे और शिवाजी से इसकी क्या होती है, लड़ाई होती है। ये जो आपका औरंगजेब होता है इसको जाना जाता है किसके नाम से, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कई सारी बातें औरंगजेब के बारे में, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते यहाँ पे ज्यादा। तो इसकी मृत्यु कब होती है, 1707 में, 1658 से 1707। अकबर के बाद में आपका दूसरा सबसे आपका लंबा इसका शासनकाल था। अकबर के शासनकाल की बात करते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। ये अकबर का कार्यकाल था। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका कार्यकाल था, औरंगजेब का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस्तु मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। रोस्तु मसूरी बड़ी फेमस किताब है और इसके लेखक पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में अमीश त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्विनी सांघी और कौन है, रस्किन बॉन्ड है। तो रोस्तु मसूरी किसकी आपकी बुक है, आपके रस्किन बॉन्ड की किताब है, सॉरी रस्किन बॉन्ड, हाँ रस्किन बॉन्ड है, इनकी आपकी बुक है। इन्हें रश्टि के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस राइटर, बहुत लोकप्रिय राइटर है भारत में, और इन्होंने एक नहीं दर्जनों किताबें लिखी हैं। आपको इनकी एक नहीं कई सारी किताबें मिल जाएंगी। अब एग्जाम में डिपेंड करता है कौन सी पूछते हैं। तो यहाँ पर हम रस्किन बॉन्ड की कुछ किताबों की बात करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक बड़ी फेमस है द इंडिया आई लव। ठीक है, द इंडिया आई लव किसकी किताब है, रस्किन बॉन्ड की किताब है। उसके अलावा एक और किताब है एट स्कूल विद रस्टी, एट स्कूल विद रस्टी, इसकी किताब, इनकी किताब है। उसके अलावा इनकी किताब है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये भी इसकी किताब है, रस्किन बॉन्ड की किताब है। और एक किताब है आपका लुकिंग फॉर द रेनबो। ठीक है, ये भी किसी किताब है रस्किन बॉन्ड की। वैसे कई सारी किताबें हैं रस्किन बॉन्ड की, आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे पूछी गई किसके बारे में, रोस्तु मसूरी के नाम के, तो किसकी है, रस्किन बॉन्ड की किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य की है। कालबेलिया नृत्य की बात होती है तो कालबेलिया यहाँ पर आपसे ऑप्शन राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और पंजाब है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, आपका राजस्थान में है। राजस्थान में जो आपके वहाँ के सपेरे हैं, तो सपेरे समुदाय द्वारा आपका जो कालबेलिया नृत्य करता है। ठीक है, ये कालबेलिया नृत्य होता है, लोकल है वहाँ का, राजस्थान का। और किसके द्वारा किया जाता है, वहाँ के आपके जो सपेरे समुदाय, सपेरों का समुदाय होता है, उनके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे पंजाब के नृत्यों की बात करते हैं। जैसे सबसे बड़ा फेमस आपका कौन सा, आपका भांगड़ा नृत्य है। इसके अलावा एक आपका एक नृत्य बड़ा यहाँ पर फेमस होता है, आपका कौन सा, गिद्दा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये नृत्य है। उसके अलावा झूमर, घूमर ऐसे राजस्थान और आपके पंजाब के नृत्यों में से आ जाते हैं। तो कई सारे नृत्य होते हैं। एसएससी पूछता है, नृत्यों को पढ़ के जाइए, पिछली कई क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। अगला है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। देखो ऑप्शन में 4, 1 और 14 है। यहाँ पर हम सबको पता है कितना होगा, 1 होगा। हमारी जो आवर्त सारणी होगी, पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी में हमारा जो सबसे पहला तत्व है, प्रथम तत्व है, वो कौन सा, आपका हाइड्रोजन है। ये आपका हाइड्रोजन जो है, ये बहुत ही आपका हल्का तत्व होता है, और इसको प्रतीक के रूप में हम लोग ऐसे 1H1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है। और अगर इसकी बात करते हैं परमाणु भार की, तो वो हमारा आपका लगभग आपका 1.00 आपका 8 के आसपास में होता है। ये आपका हाइड्रोजन समस्त वायुमंडल में, पृथ्वी के बाहर समस्त वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हल्की गैस है। ठीक है, समस्त वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हल्की गैस। जैसे कि हम लोगों ने आपका जो सूर्य है, सूर्य में नाभिक की संलयन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हीलियम बनते हैं। ऐसे सारे कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन की उपलब्धता होगी वायुमंडल में सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका आपके क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए खेले थे। तो हैदराबाद आपका, और बेंगलुरु, दिल्ली और पंजाब। तो ये खेले थे किससे, दिल्ली से। दिल्ली की टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल से खेलने वाले कौन, डेविड वार्नर।
डेविड वार्नर बिलोंग करते हैं कहाँ से आपके, ऑस्ट्रेलिया से आपके, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपका आईपीएल जो 2022 का था, इसके अगर विजेता की बात करते हैं तो इसके विजेता कौन से थे, ये गुजरात टाइटंस, ये इसके क्या थे, विजेता थे। पहली बारी आपका इन्होंने टीम में पार्टिसिपेट किया था और पहली बारी इन्होंने जीता था। इन्होंने हराया किसको था, इन्होंने हराया था किसको, राजस्थान रॉयल को। गुजरात टाइटंस के आपके कैप्टन कौन है, आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, ऑप्शन में है, या पहले तो चालुक्य है, तो यहाँ पर आपका रवि कीर्ति की बात हो रही है, तो आपके ऑप्शन में भीमदत्ती, कीर्तिवर्मन दत्ती, पुलकेशिन दत्ती, विक्रमादित्य दत्ती। तो रवि कीर्ति संबंधित है किससे, पुलकेशिन दत्ती से। चालुक्य वंश की बात होती है तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है, बादामी का चालुक्य वंश है। कौन सा है, बादामी। कई सारे चालुक्य हुए, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं इसके बादामी के चालुक्य से। यहाँ पर पुलकेशिन दत्ती के लिए रवि कीर्ति ने आपका एक ऐहोल प्रशस्ति लेख लिखवाया था। एक लेख है जिसका नाम क्या है, ऐहोल प्रशस्ति लेख। ये लगभग लिखा जाता है 634 ईस्वी के आसपास में। ये आपका ऐहोल प्रशस्ति लेख है। प्राप्ति इसकी कहाँ पर होती है, कर्नाटक में होती है। इसमें चालुक्य वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। साथ में इस बात का उल्लेख ये भी मिलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इस चालुक्य वंश के महानतम शासक, इन्होंने क्या किया था, उत्तर भारत के एक राजा हुए हर्षवर्धन, ठीक है, आपके हर्षवर्धन, इनको क्या किया था, हराया था। तो इनको आपका इस बात का भी क्या मिलता है, आपका उल्लेख मिलता है दोनों के संघर्षों का। इसमें हर्षवर्धन को हराया किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो गया, आपका नवा का आंसर हो गया, आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आर्थिक सलाहकार पूछ रहा, फाइनेंशियल एडवाइजर की। तो यहाँ पर आपके जो 2022 में किसको चुना गया था, बी अनंत नागेश्वर। बी अनंत नागेश्वर क्या है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चुने गए थे। तो करंट के अपॉइंटमेंट्स कई सारे पूछे गए थे प्रीवियस आपके सेट में भी, यहाँ भी। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व आपके गवर्नर है, ठीक है। आगे देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आर टू टाइप्स, ठीक है। अब मतलब ये पूछा कितने टाइप्स के होगा, 4, 5, 3 और 2। तो यहाँ पर जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं वो आपके कितने टाइप्स होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपके ऑपरेट कौन करता है, आपका आरबीआई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। 2011 की अगर भाषा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी आपकी कौन सी है, हिंदी। भारत में लगभग 45.36% लोग क्या करते हैं, आपके हिंदी भाषा बोलते हैं। तो पहले नंबर पर हमारी आपकी कौन आ जाती है, हिंदी आ जाती है। सेकंड नंबर पर आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में सबसे ज्यादा, बांग्ला भाषा बोली जाती है। थर्ड नंबर पे कौन आती है, मराठी भाषा। इसके पहले आपका थर्ड नंबर पर तेलुगु भाषा थी, तो लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर दिया किसने, मराठी भाषा ने। तो सबसे ज्यादा आपकी कौन सी बोली जा रही है, हिंदी भाषा बोली जा रही है। और अगर बात करें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, तो ये आपकी कौन सी है, संस्कृत है। याद कर लीजिएगा, भारत जो आपकी संस्कृत भाषा का आपका यहाँ पे जो संस्कृत विश्व के सभी मातृभाषाओं की जननी मानी जाती है, या भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है, उसको बोलने वाले ही सबसे कम बचे हैं। मात्र 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा के रूप में जनगणना में स्वीकारा था। बाकी सबकी आपकी अलग अलग लैंग्वेज थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाट्य अकादमी। देखो नृत्य, नर्तक और ऐसे ऐसे नर्तक जिनका आपने जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना होगा, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। राधा श्रीधर जी, इन्हें 2018 का संगीत नाटक है, ठीक है। तो आप ऐसे में ये राधा श्रीधर बिलोंग करते हैं आपके तमिलनाडु से, और इनको किसके लिए, आपके भरतनाट्यम के लिए, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए क्या मिला था आपको, इनको संगीत नाटक अकादमी मिला था। कथक नृत्य ये कहाँ का होता है, ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है, आपका आपका असम का है। और भरतनाट्यम ये कहाँ का, आपका तमिलनाडु का है। तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार आपकी सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 28, आर्टिकल 21 का ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। आर्टिकल 20 जो है हमारा आपका, ये आपका किसके संदर्भ में है, ये आपके अपराधों व दोष सिद्धि से क्या है,
संरक्षण के संदर्भ में है। अपराधों व दोषी संरक्षण के अंतर्गत में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं होगी, कि मतलब आपने वही अपराध किया है, मान लीजिए किसी की हत्या की है, उसी हत्या के लिए आपको जिला अदालत भी आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपका सजा दे दे, हाई कोर्ट भी सजा दे दे, सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे दे, तो एक ही अपराध के लिए आपको अलग अलग सजा नहीं होगी। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपका चालान कटता है, तो आप पहले चौराहे पे चालान कटवाते हैं, फिर उसी दिन दूसरे चौराहे पे, उसी दिन तीसरे चौराहे पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप चालान भुगतान नहीं करते तब तक आपको बार बार सजा चालान नहीं भरना पड़ेगा, नहीं कट सकता, मतलब ये चीज होती है। तो यहाँ पर किसमें आपका आर्टिकल 20 में अपराधों दोषी के संरक्षण है। आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 को हमारा आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 21 की केवल अगर बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीने का अधिकार, राइट टू लिव, आपका इसी में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 के एक की बात करते हैं, अगर आर्टिकल 21 के तो यहाँ पर आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। इसे जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन से वर्ष 2002 में। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर शेष क्या हो जाते हैं, आपके जो भी हमारे यहाँ मूल अधिकार है उनका निलंबन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, बाद में उनकी बहाली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरीके से, ठीक है, स्थल से घिरा और सबसे अच्छी तरीके से संरक्षित बंदरगाह, तो यहाँ पे मुंबई, कांडला, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में स्थित आपका विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये आपका क्या सबसे गहरा बंदरगाह है और अच्छी तरीके से संरक्षित बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मुंबई बंदरगाह दास में पड़ता है, और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु साइड पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारे प्रमुख बंदरगाह है। भारत में लगभग 13 बड़े क्या है, बाकी हमारे आपके करीब करीब 200 के करीब क्या है आपके छोटे। आगे ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर ये आपकी कंप्यूटर वाला नहीं है, ये खिड़की से बात हो रही है। तो विंडो क्लीनर यानी खिड़की में निम्न खिड़की वाले को साफ करने में कौन सा क्षार पाया था, बेस। तो विंडो क्लीनर में आपका पूछ रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका विंडो क्लीनर होता है, इस विंडो क्लीनर में आपका क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विंडो क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, NH4OH से। ठीक है, जो अमोनिया आपका जल के साथ अब क्या करता है, तो आपका यहाँ पर आपका ये आपका क्या बना रहा है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना रहा है। और ये आपके किसमें इस्तेमाल होता है, विंडो क्लीनर में। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, कागज के उत्पादन में। जब कागज का निर्माण होता है उसकी प्रक्रियाओं में किसका इस्तेमाल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कागज उत्पादन है, उसके अलावा जैसे हमारा आपका क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, आपके साबुन के निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, साबुन निर्माण में करते हैं। या उसके अलावा ये आपका जो कागज निर्माण होता है, कागज निर्माण में भी प्रयोग होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, आपका कांच निर्माण में। तो ऐसे में हर किसी का कोई ना कोई आपका प्रयोग होता है। यहाँ पे विंडो क्लीनर के रूप में आपसे पूछ रहा तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अरे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरा पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हमको पता है अगर लिंगानुपात के मामले में आपका भारत का पहला राज्य फर्स्ट अगर पूछे तो कौन सा होता है, आपका केरल होता है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है। तो केरल का लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दूसरा, तो यहाँ पे पुदुचेरी है, महाराष्ट्र है, केरल और तमिलनाडु है। यहाँ पर हमसे ये नहीं कह रहा है कि आपका राज्य कौन सा है, केंद्र शासित है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोला। हम ओवरऑल लेंगे तो ऐसे में ओवरऑल के इंडेक्स में हमारे लिए सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है, आपका पुदुचेरी आ जाता है। पुदुचेरी में क्या होता है आपका
1037 महिलाएं हैं, 1037 महिलाएं हैं। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा आपका कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 997। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है हमारा आपका, ये तीन टॉप के राज्य होंगे। अगर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के केवल राज्यों की बात करता तो तमिलनाडु आपका सेकंड नंबर पर आ जाता। तो केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु ये हमारे तीन सर्वाधिक क्या है लिंगानुपात वाले राज्य हैं। तमिलनाडु में सॉरी 996 होगा, यहाँ पे 996 क्या है आपका लिंगानुपात है। अगर हमसे पूछें सबसे कम लिंगानुपात, तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है सबसे कम अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में आ जाता है हरियाणा। अगर यूटी की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा होता है आपका दमन और दीव होता है। ठीक है, तो ये हमारा का सबसे कम दमन और दीव में है और राज्यों में किसमें आपका हरियाणा में लिंगानुपात है। ठीक है, हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो 879 है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका पुडुचेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला इंडिया, यानी हमारे जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको हम लोग बांटे तो इसको हम लोग आपका दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पर आपका जो पठारी भाग है, इसका जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग मिडिल हाईलैंड्स या मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, ये आपका। और नीचे का जो हमारा आपका इलाका है ये हमारा आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है दक्कन का पठार। अब ऐसे केस में दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि को अलग करने वाले अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है आपका दो नदियां होती हैं। एक नदी जिसका नाम है आपका कौन सा नर्मदा, दूसरी नदी यहाँ पर आपकी कौन सी है ताप्ती। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित आपका भाग क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है। ऑप्शन में यहाँ पर हमारे आपके नर्मदा और ताप्ती में से हमें क्या दिया हुआ है, नर्मदा दिया हुआ है। हम यहाँ पे किसको करेंगे आपका नर्मदा नदी को करेंगे। तो नर्मदा के दक्षिण में हमारे आपके स्थित जो आपका पठारी भाग है वो क्या कहलाता है आपका दक्कन का पठार कहलाता है। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कृष्णा भारत की 3री सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी, जिसे बोला जाता है आपका दक्षिण की गंगा बोला जाता है। इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा और इसकी वैली को बोलते हैं राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का चावल का कटोरा। अगर हमसे पूछ ले कि राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो हमको बताना होगा इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो महानदी की घाटी है उसे। ठीक है, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन सी घाटी हो जाएगी, किसकी, महानदी की। राज्य कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ होगा। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया तो किसको बोलेंगे आपका कावेरी को बोलेंगे। यहाँ पर कावेरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर हमसे पूछे कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो दक्षिण गंगा बोला जाता है किसको, गोदावरी को। गोदावरी भारत की गंगा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरे पर हमारी आपकी कृष्णा है, चौथे पर यमुना है, पांचवें पर नर्मदा है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या इसके अलावा इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है या वृद्ध गंगा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी के खेल में मैदान में कितने खिलाड़ी एक समय आपके टीम होते हैं। तो हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट क्या होता है, ऐसे हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में एक समय पर क्या होते हैं आपके उपस्थित होते हैं। तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 11 खिलाड़ी। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे पंडित किशन महाराज के संबंधित किससे है, तो पंडित किशन महाराज देखो यहाँ पे पूछ लगा आपके वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्तियों को पूछा जा रहा है। सितार संतूर तबला है, तो पंडित किशन महाराज से संबंधित है, तबले से संबंधित है। अगला देखिएगा, याओ शांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। याओ शांग, आप देखो नाम से ही आप देख सकते हो राजस्थान मणिपुर प्रदेश में से हमें क्या मिलेगा, यह हमारा आपका मणिपुर होगा। मणिपुर राज्य में यह आपका फरवरी मार्च महीने में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, या हम बोलते हैं माघ माह की पूर्णिमा को ये आपका उत्सव मनाया जाता है। और ये जो हमारा आपका याओ शांग है, इसी को मणिपुर में डोल जात्रा ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका याओ शांग उत्सव कहा हो जाएगा, आपका मणिपुर में हो जाएगा, डोल जात्रा उत्सव के नाम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची में संबंधित आपके विषयों का प्रावधान है। तो यहाँ पे अनुसूची पूछी जा रही, कौन सी अनुसूची में, संघ सूची का उल्लेख है ना। तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों की बात होती है, संविधान की 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची में आपके क्या है, संघ सूची या राज्य सूची का उल्लेख है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सूची होती है। पहला तो संघ सूची जो आपके केंद्र के लिए आपके होगी, ठीक है, केंद्र के लिए व्यवस्था होगी। दूसरी आपकी कौन सी होगी, राज्य सूची होगी। तीसरी आपकी कौन सी होगी,
समवर्ती सूची होगी। इन 3 प्रकार की सूचियों के अंतर्गत में आपके सारे विषयों को बांट के रखा गया प्रशासन संबंधी, और इन पर जो आपके कानून बनाने की जिम्मेदारी वो अलग अलग दी गई। संघ सूची में पहले के समय विषयों की संख्या 97 थी, राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले के समय 66 थी, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पहले के समय 47 थी। अब इनमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। ये 97 से बढ़कर आपके 100 हो गए हैं, ये 66 से घटकर 61 हो गए, और 47 से बढ़कर कितने हो गए, 52 हो गए। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपके इन विषयों के बारे में। और आगे अनुसूची की बात करते हैं तो कौन सी होगी, 7वीं अनुसूची होगी, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख होगा। अगला, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, शीतआद्र, स्कर्वी, ठीक है, नहीं, ये विटामिन सी की वजह से होता है। स्कर्वी किसकी वजह से है, विटामिन सी की वजह से है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। लघु मस्तिष्क चिकन पॉक्स, नहीं, ये आपका ये वायरस वाला आपका रोग है, ये बिल्कुल नहीं, आपका वायरस से होता है, वेरियोला वायरस होता है इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है, सॉरी, वेरियोला वायरस, यहाँ पर वेरियोला वायरस, ठीक है, ये हो जाएगा। रिकेट्स होता है, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। सूखा रोग मरस्पस, ये भी हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमारा आपका जो ये रिकेट्स है, मेनली ये किसके लिए, लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, धूप का भी विटामिन बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं विटामिन डी की, तो ये कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल भी 2 टाइप का होता है, कोलोकैल्सीफेरॉल और ऑर्गोकैल्सीफेरॉल। अब ऐसे में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं, तो इसमें से आपका कौन सा होता है, रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग होता है, उसके अलावा टिटैनी हो जाता है, उसके अलावा सिलियक हो जाता है, उसके अलावा बात करते हैं तो हो जाता है आपका ऑस्टियोमेलिसिया। ऑस्टियोमेलिसिया मेनली आपके बच्चों या वयस्कों में होता है, और ऑस्टियोमेलिसिया, और एक और होता है वृद्धों में होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस ये किसमें होगा, आपका वृद्धों में होगा। तो ये सारे के सारे रोग, रिकेट्स, टिटेनी, सिलियक, ऑस्टियोमेलिसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे के सारे किसकी कमी से हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी से हो रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूप का विटामिन या कैल्सीफेरॉल। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई। मतलब 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग की घटना हुई, उसके बाद में क्या हुआ, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद निपटाने के लिए भूख हड़ताल, बिल्कुल भी नहीं हुई। कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप में अंग्रेजों के साथ अगर समझौते में हस्ताक्षर कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा सरकार खादी को लोकप्रिय बनाना, जेल भरना, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग की जांच के लिए आके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ था, एक आयोग बनाया था, कौन सा, आपका हंटर आयोग बनाया था। इस हंटर आयोग का काम था आपकी इस जलियांवाला बाग की जांच करना और रिपोर्ट देना। इसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया था, एक समिति बनाई थी, समिति का नाम था क्या, आपका तहकीकात समिति। समिति का नाम था तहकीकात समिति, और ये तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पर आपका तो जो जलियांवाला बाग था, इसके लिए भी एक हंटर आयोग बनता है। ये हंटर आयोग 1919 का है। और इसके अलावा एक हम लोग आपका हंटर कमीशन और पढ़ते हैं। ये हंटर कमीशन होता है आपका 1882 में होता है, रिपन के समय होता है, और ये किसके लिए होता है, शिक्षा के सुधार के लिए। तो हमें आपके हंटर से संबंधित 2 आयोग मिलेंगे, एक 1882 में शिक्षा सुधार के लिए, दूसरा 1919 में जलियांवाला बाग की जांच के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दूसरा, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तकों में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे ना तो आ ना ही बा है, बा केवल आ और बा दोनों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएंगे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किसमें लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या आपका, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में ही पहली बार गूढ़ पुरुष शब्द का उल्लेख हुआ है। गूढ़ पुरुष की बात करते हैं तो इसको किसके रूप में माना गया है, गुप्तचर के रूप में माना गया है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपके सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है, राजा से संबंधित है। प्रशासन को राजा के आपके 7 अंगों के रूप में मान के राजा को उन्हें निभाने के दायित्व आपकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित होंगे, राजा से संबंधित होंगे। और अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक ने भारत में आपके जो अभिलेख लिखाने की प्रथा सीखी थी, वो किससे सीखी थी, ईरानियों से सीखी थी। और भारत में सबसे पहले अशोक किसने लिखवाए थे, अभिलेख किसने लिखवाए थे, अशोक ने ही लिखवाए थे। अशोक की अगर बात करते हैं तो यही आपका 261 ईस्वी में, ठीक है, 261 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ते हैं, और वो कौन सा होता है, कलिंग का युद्ध होता है। और ये गद्दी पाते हैं 269 ईस्वी में। मतलब गद्दी पाने के
आपके ईसा पूर्व का सीन है, सॉरी ईसा पूर्व का। तो यहाँ पर गद्दी पाने के 8 वर्ष बाद क्या होती है, कलिंग की लड़ाई होती है। अभी एसएससी जीडी के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्दी पाने के कितने वर्ष बाद अशोक ने आपके कलिंग पर आक्रमण किया था। आंसर होगा 8 वर्ष बाद। गद्दी पाते हैं 269 ईसा पूर्व में, आक्रमण करते हैं 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, नोट्स बनाना है, पढ़ाई अच्छी से करनी है, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।